नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। गुची के पहले पार्ट में मैंने आपको बताया वो बिजनेस स्ट्रेटजीज जिसकी वजह से खत्म होता गुची वापस राजा हो गया। जो गुची गर्त में जा रहा था वो फिर से आइकॉनिक हो गया, और मॉरिजियो जिसने पूरे गुची को खड़ा किया वो खुद ही गुची से बाहर हो गया। और आज के इस उज्जवल पाटनी शो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा होटल में काम करने वाले एक आम आदमी ने कैसे गुची को खड़ा किया। सरकार ने ऐसे ऐसे नियम लगाए कि गुची को समझ ही नहीं आया हम कौन सा प्रोडक्ट लेके आए, लेकिन उसके बाद उन रेस्ट्रिक्शंस में गुची ने कैसे इनोवेशन किया और पूरी दुनिया हिल जाए। ऐसे कैसे एडवर्टीजमेंट गुची ने बनाए कि परिवार उनको साथ में बैठ के देखना नहीं चाहते थे, लेकिन वही परिवार अपने स्टेटस के लिए गुची को खरीदना चाहते थे। जिस मॉरिजियो के ग्रैंड विजन के बारे में, जिनकी स्ट्रेटजीज के बारे में मैंने पिछले उज्जवल पाटनी शो में बताया, विश्वास कीजिए जिसको बताने में मुझे भी इतना आनंद आया कि मेरे पास शब्द नहीं है, उनका अंत बड़ा दुखदाई हुआ। थोड़ा सा फैमिली हिस्ट्री में चलते हैं। ऑल्डो और रोडोल्फो ये गुची के दो बेटे थे। ऑल्डो के इसके बाद 3 बेटे हुए, उन्होंने सबको थोड़ा थोड़ा शेयर दे दिया, लेकिन रोडोल्फो ने अपने बेटे मॉरिजियो को कुछ भी देने से मना कर दिया। अब आप सोचिए, इकलौता बेटा, लेकिन कुछ भी देने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि मॉरिजियो का दिल आ गया पैट्रिजिया पर, और उनके पिता रोडोल्फो इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो कहते थे ये गोल्ड डिगर है, ये एक सोशल क्लाइंबर है, ये गुची के प्रोडक्ट पहन के गुची का स्टेटस हासिल करने के लिए तुम्हारे साथ शादी कर रही है। लेकिन भाई इश्क में सब अंधा होता है। मॉरिजियो ने पिता के विपरीत शादी कर ली और पिता ने एक धेला देने से मना कर दिया। मॉरिजियो को तब तक वेट करना पड़ा जब तक पिताजी ऊपर नहीं चले गए। लेकिन इससे भी दुखदाई कहानी, अंत में उसी वाइफ ने जिसके लिए पिता ने मना किया कि ये गोल्ड डिगर है, मत करो शादी, उसी ने मॉरिजियो की गोली मार के हत्या कर दी। सार ये कभी कभी लोग व्यावसायिक रूप से बहुत सफल हो जाते हैं, लेकिन उनके परिवार बिखर जाते हैं। कभी कभी हम अपने बड़ों की बात, उनके विजडम को पूरी तरीके से नकार देते हैं, और एक दिन समझ आता है उनका इतना बड़ा अनुभव सही था। और यहाँ पे एक बात और सामने आती है, यार हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी, किसी को आसमान नहीं मिलता। तो यहाँ पर इनकी कंपनी भी गई, ये गुची से बाहर निकाल दिए गए, और इनकी अपनी पत्नी ने इनकी हत्या कर दी। विश्वास कीजिए आपकी ज़िंदगी में इतने कष्ट तो नहीं है। चलिए, ये तो सिर्फ एक इंटरेस्टिंग अध्याय था। अब आगे चलते हैं कुछ तगड़े हिस्सों की ओर। आपको ये जानकर अजीब लगेगा कि गुची के ओरिजिनल संस्थापक का नाम था गुचियो गुची, और ये नाम लोगों को सुन के बहुत अजीब लगता था। ये क्या नाम है यार, गुचियो गुची। और उन्होंने इसी नाम से अपने ब्रांड की स्थापना की। वो जब 18 साल के थे, वो कोई रईस व्यक्ति नहीं थे, बड़े परिवार में पैदा नहीं हुए थे, वो एक होटल में काम करते थे। उस होटल के बाद उन्होंने एक ट्रेन कंपनी में काम किया। वो दोनों जगह एक चीज देखते थे कि जो बड़े लोग, रईस लोग आते हैं, वो लेदर पहनते हैं और वो लेदर के लगेजेस लेके चलते हैं, जबकि लेदर का लगेज फट जाता है, कट जाता है। लेकिन उसके बावजूद जितने प्रीमियर एलीट लोग थे वो पूरी तरीके से लेदर में रहते थे, और वो बहुत महंगे हुआ करते थे। उनको एक बात समझ आई कि भले ही ये उतना फंक्शनल ना हो, लेकिन लेदर एलीट होने की गारंटी है, और फैशन जो है वो ज़्यादा स्टेटस सिंबल है। यदि आप महंगी चीज़ें पहनते हैं तो एक्चुअली भले ही लोग आपकी बैलेंस शीट ना जानते हो, वो आपके आवरण को देख के अंदाज लगाते हैं यार आदमी के पास माल कितना होगा। तो गुचियो ने रियलाइज किया कि यदि उसकी कोई अपनी लेदर शॉप हो जहां पर वो इन हाई एंड लोगों के लिए अलग अलग लेदर की चीजें बना सके तो बहुत अमीर हो जाएगा। देखो, एक 18 साल के व्यक्ति का सपना, वो भी चारों ओर देख रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम भी नहीं है ना कि कोई प्रॉब्लम हो जिसको सॉल्व कर रहा हो, वो खाली एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है। यार लेदर कैरी रईस लोग करते हैं, मैं कोई दुकान खोल लूं। और ये सपना उसने मरने नहीं दिया। 22 साल तक वो अलग अलग जॉब करता रहा, और तब तक उसने अपने इस सपने को जिंदा रखा, साथ साथ वो सीखता रहा। और जब गुचियो गुची 40 साल के हुए
ध्यान रखना, यंग एज में शुरू नहीं हुआ। 40 इयर्स में उन्होंने जितना पैसा जमा किया, उन्होंने फ्लोरेंस में एक छोटी सी दुकान खोली और वहां पर वो लगातार कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से मटेरियल रखने लगे। उन्होंने धीरे धीरे देखा, मैं अलग अलग जगह से मंगा के माल बेचता हूं, यदि मैं कस्टमर की डिमांड पे कुछ और यूनिक डिजाइन बना सकूं, कुछ और कस्टमाइजेशन कर सकूं, या कुछ ऐसी डिजाइन दे सकूं जो मेरे सप्लायर नहीं दे सकते, तो उन्होंने अपनी दुकान के साथ एक वर्कशॉप बनाया और यहां से जन्म हुआ गुची, दुनिया के सबसे आइकॉनिक ब्रांड का। तो यहां पर आपके सामने एक बड़ा सवाल है। आज भले ही आप एक छोटा सा व्यापार कर रहे हो, क्या आपका सपना है कि एक दिन वो बड़ा हो, एक दिन वो दुनिया पे राज करे? चलिए छोड़िए, आज आप व्यापार भी नहीं कर रहे, हो सकता है कोई XYZ काम कर रहे हो, लेकिन यदि आपके दिमाग में कोई भी सपना है कि एक दिन मैं ऐसा करूंगा तो समृद्ध हो जाऊंगा, मैं शिखर पर पहुंच जाऊंगा, प्रसिद्ध हो जाऊंगा, तो सपने को मरने मत देना। आज जो काम कर रहे हो उसको धीरे धीरे गुची की तरह करते रहना और एक दिन अपने सपने पर काम जरूर करना। कौन जाने आपके भाग्य में एक गुची के जैसी समकक्ष कोई चीज लिखी हो। आपने आज तक एडवर्टाइजिंग वर्ड तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने शॉकवर्टाइजिंग वर्ड सुना है? शायद ना सुना हो, क्योंकि एक्चुअली इंडिया में चलेगा ही नहीं। इसको सरकार बैन कर देगी, इसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि शॉकवर्टाइजिंग का मतलब है लोगों के सोशल वैल्यूज पर, समाज के सोशल वैल्यूज पर ताने बाने पर, लोगों के पर्सनल आइडियल्स पे सीधे सीधे ऐसा हिट करो कि वो शॉक हो जाए, ये हो क्या रहा है, ये मेरे को दिखा क्या रहा है, मैं देख क्या रहा हूं। और इसका सबसे बड़ा फायदा, वो प्रोडक्ट लोग खुद याद रखेंगे, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट ही क्या जिसको लोग देखें और भूल जाएं। इसीलिए गुची ने शॉकवर्टाइजिंग अपनाई, जिसको आप देखने के बाद शायद कई रात ठीक से सो ना सको और शायद ऐड देखने के तुरंत बाद अपने किसी दोस्त को फोन लगा और बोलो, यार तू देखा क्या क्या आ रहा था टीवी पे। उस वक्त अर्ली 2000 में इन्वेस्टर्स ने टॉम फोर्ड को लाने का निर्णय लिया। टॉम फोर्ड एक यंग डिजाइनर थे जिन्होंने आकर इस ब्रांड में क्रांति ला दी, फिर से सक्सेस ला दिया, एक तरीके से रीलॉन्च कर दिया। उन्होंने ऐसी कंट्रोवर्शियल एड बनाई जो कि विजुअली इतनी शॉकिंग थी कि 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार यूके की गवर्नमेंट ने गुची की एड को बार बार बैन किया। लेकिन गुची के लिए यह आइडिया काम कर गया, क्योंकि उसी वक्त इंटरनेट पूरी दुनिया में फैल रहा था। ये एड्स इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में फैलने लग गई। लोग ओपन हो रहे थे अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी सेक्सुअलिटी के लिए, और गुची के लिए ये लाइन कही जाने लगी, द रिटर्न ऑफ सेक्स इन फैशन। और इसीलिए एक फैशन एक्सपर्ट ने एक लाइन लिखी कि जो टॉम फोर्ड थे, ही अंडरस्टूड मोर देन एनीवन एल्स दैट सेक्स सेल्स। और मैं इसके आगे दो शब्द लगाना चाहूंगा, सेक्स सेल्स इन फैशन। 1940s की बात है। उस वक्त इटली में मुसोलिनी का शासन था, जो कि एक डिक्टेटर थे। यहां पर गुची का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था, उनके लेदर के गुड्स फेमस हो रहे थे। लेकिन लेदर दुनिया में अलग अलग जगहों से आता था। अचानक मुसोलिनी ने लेदर पे बैन लगा दिया कि आप फॉरेन से लेदर इंपोर्ट नहीं कर सकते। कई बार आपके हमारे साथ भी तो ऐसा होता है, शासन अचानक कोई नीति बदल देता है और हमको लगता है अब क्या करें, बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। लेकिन गुची ने यहां पे जबरदस्त दिमाग लगाया। उन्होंने इस रेस्ट्रिक्शन के बीच एक ऐसा इनोवेशन किया जिससे गुची एक बार फिर दुनिया में प्रसिद्ध भी हो गया। उसके नए प्रोडक्ट्स भी आ गए और प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम हो गई। एक रात को गुची बैठकर एक बुक पढ़ रहे थे, तो उन्होंने उस बुक में इतिहास में पढ़ते पढ़ते देखा है अनेक जगह सिल्क का उल्लेख आता है कि राजा महाराजा रॉयल्स जो हुए हैं वो सब सिल्क पहनते, और ये इतिहास में सालों से चला आ रहा है। तो उनको समझ आया कि यार मेरी तो सोच छोटी थी। और यहां पर गुची ने सिल्क मंगवाना शुरू किया। सिल्क पे बैन नहीं था, याद रखिए, इनोवेशन इन रेस्ट्रिक्शन। और पहली बार गुची के प्रोडक्ट में सिल्क यूज किया और गुची उससे सुपर हिट हो गया। तो यहां पे एक बहुत बड़ा लेसन ये भी इमर्ज होता है, भले ही कितने भी सफल हो, पुस्तकें पढ़ा करो।
और सफल नहीं हो तो रोटी सब्जी दाल चावल की तरह पुस्तक भी आपका पर डे लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। और यदि बहुत ज्यादा रीडिंग के शौकीन नहीं हो तो मैं आज आपको सलाह दूंगा, यदि पहली पुस्तकें अभी पढ़ना शुरू किए तो जीत या हार रहो तैयार से शुरू करो। अमेजिंग बुक, इजी बुक, और ऐसा लगेगा मलाई की तरह 4 घंटे में खत्म हो गई और 400 लेसन मिल गए। और यदि थोड़ा सा पढ़ने के शौकीन हो तो पावर थिंकिंग जरूर पढ़ना। ये इंडिया की पहली सेमिनार स्टाइल की बुक थी जिसके लिए इंडिया टुडे ने फुल पेज का रिव्यू पब्लिश करके कहा था, पावर थिंकिंग इज अहेड ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो बुक रीडिंग को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाइए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1947 में यूरोप की हालत खराब थी। वहां पर खूब सारे रेस्ट्रिक्शंस आ चुके थे। वहां के जो कलाकार थे, जो कारीगर थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कौन सा मटेरियल यूज करें, मटेरियल्स को कहां से लेके आए, क्योंकि जो कुछ भी इंपोर्ट होता था सब कुछ बैन होता चला जा रहा था। लेकिन बैम्बू बैन नहीं हुआ था। यहां पर गुच्ची का दिमाग देखिए, उन बैम्बूस को हीट करके, बेंड करके, कूल होने के बाद जैसा शेप चाहते थे वैसे शेप में वो बैम्बू रिटेन होता था। और वो बैम्बू लेदर के बाद, सिल्क के बाद इतना फेमस हुआ, इंस्टेंट हिट हुआ कि पूरी दुनिया में बैम्बू के बैग छा गए। और सबसे बड़ी चीज, बैम्बू के हैंडल्स मार्केट में सबसे बड़ा हिट बन गए। ये एग्जाम्पल क्या कहते? रेस्ट्रिक्शन आते रहेंगे, मार्केट चेंज होता रहेगा, लेकिन यदि आपका इनोवेशन का माइंडसेट है तो आप हर बार एक रेड ओशियन में अपने लिए एक ब्लू ओशियन क्रिएट कर लेंगे। हर बार एक डार्कनेस में बल्ब जला लेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएंगे कि कॉम्पिटिटर साफ हो जाएगा उस रेस्ट्रिक्शन में, और उस रेस्ट्रिक्शन में आपकी ग्रोथ हो जाएगी। गुच्ची की हमेशा से एक इंटरेस्टिंग बिजनेस स्ट्रेटजी रही है कि हम अपने आप को अफोर्डेबल प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, हम अपने आप को एस्पिरेशनल प्रोडक्ट बनाएंगे, ताकि हर आदमी सोचे यार मैं एक दिन गुच्ची का ये प्रोडक्ट खरीदूं। जिसके पास एक हो वो सोचे काश मेरे पास गुच्ची की पूरी रेंज हो जाए। जिसके पास पूरी रेंज हो वो हर अगले सीजन में सोचे यार इस बार मैंने गुच्ची का कुछ नहीं लिया। और इसी के लिए गुच्ची ने एक और यूनिक मॉडल ऑफ एडवर्टाइजिंग अपनाया। वो मॉडल था रोल मॉडल एडवर्टीजमेंट। रोल मॉडल एडवर्टीजमेंट के तहत गुच्ची अपने प्रोडक्ट्स को सेलिब्रिटीज को देता था और उनके लिए स्पेशली डिजाइन करता था, उनको पोर्ट्रे करता था, उनको पॉपुलराइज करता था। और उनको देख के दुनिया में लाखों करोड़ों लोग सोचते थे एक दिन मैं ये प्रोडक्ट खरीदूंगा। प्रिंसेस ऑफ मोनाको के लिए गुच्ची ने एक फ्लोरल स्कार्फ बनाया। एक फ्लोरल स्कार्फ कोई बड़ी चीज नहीं है कि स्कार्फ जिसमें फूलों का प्रिंट हो, लेकिन जब उस प्रिंसेस ने उस स्कार्फ को पहना वो दुनिया का अब तक का सबसे हाईएस्ट सेलिंग स्कार्फ हुआ। और प्रोडक्ट में प्रीमियम की बात करूं तो बस ऐसा समझ लो कि भाई 10 रुपए की चीज बन रही थी और 1000 रुपए में बिक रही थी, ये रेशियो था। जब गुच्ची इटली से निकल के अमेरिकन मार्केट में पहुंचा, उनको ये तुरंत समझ में आ गया कि अमेरिका में फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा क्रेज है। उस समय एलिजाबेथ टेलर थी, उस समय पीटर सेलर्स थे, और इन सब को गुच्ची ने अपना प्रोडक्ट पहनाया। कारण ये रोल मॉडल थे, लोग इनके जैसा बनना चाहते थे। और जब वो प्रोडक्ट उन्होंने पहना पूरी दुनिया वालों ने उस प्रोडक्ट को अपनाया। तो देखिए किसी प्रोडक्ट को अपनी आइकनिक स्थिति बनाने के लिए या अपनी ब्रांड पोजीशनिंग बनाने के लिए दुनिया के टॉप मोस्ट लोगों का इस्तेमाल करना यदि सच मायनों में कहा जाए तो गुच्ची ने सिखाया। और ब्रांड इतना आइकॉनिक हुआ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट केनेडी ने बोला गुच्ची इज द फर्स्ट इटालियन एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब प्रेसिडेंट किसी ब्रांड के लिए इतनी बड़ी बात बोल दें तो उस ब्रांड को सोचिए अपने ऊपर कितना गर्व होना चाहिए। और गुच्ची को वाकई ये गर्व था, इसीलिए दुनिया में गुच्ची पहला प्रोडक्ट बना जिसने अपने खुद के लिए एक म्यूजियम बनाया जिसका नाम रखा गुच्ची आर्ट लैब।
और यहां पर गुची ने आज तक के जितने अपने प्रोडक्ट हैं, उनके प्रोटोटाइप्स, उनके डेवलपमेंट की हिस्ट्री, ये सब कुछ वहां पर दिखाई, और जिसको हर साल लाखों लोग विजिट करते हैं। एक प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल हो रहा है, वो अपने आप को इतना शक्तिशाली समझता है कि वो अपने लिए एक म्यूजियम बना लेता है। इसको कहते हैं सोच और इसको कहते हैं विजन। तो पहले शो में मैंने आपको बताया कैसे खत्म होते गुच्ची को बिजनेस स्ट्रेटजीज के माध्यम से फिर से खड़ा किया। नहीं देखा हो तो जरूर जरूर देखना, ब्लंडर मत करना मिस करने का। और इस बार मैंने आपको बताया कैसे उसका हाइप क्रिएट हुआ, कैसे एक आम आदमी ने सपना देखा। यदि सच मायने में कहा जाए, आप कोई भी बिजनेस करते हो, आप किसी भी करियर में हो, गुची आपके लिए एक इंस्टीट्यूशन है, एक लर्निंग स्कूल है। और शायद जिंदगी में यदि कभी समृद्ध हो जाए तो गुची का एक प्रोडक्ट खरीदना ये आपका एस्पिरेशन। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।